आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग आज के सेशन से एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में, एलिमिनेशन। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शंस होते हैं एलिमिनेशन के, इनकी वैरायटीज होती है। आज हम सब पर चर्चा करने वाले हैं। जो बेसिक्स है एलिमिनेशन रिएक्शन का, कितने प्रकार के होते हैं, E1, E2, E1, CB, इन सब का एक जो है हम लोग मैकेनिज्म भी देखेंगे, किस प्रकार से ये सारे डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। इन द टर्म्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स भी हम लोग इनको रीड करेंगे। तो बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और इस बीच आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी इसको इन वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उनमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करते रहिए। इसी अपेक्षा के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। स्टूडेंट, जब हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं, यहां पर कुछ वैरायटीज है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं बीटा एलिमिनेशन। अब देखिए बीटा एलिमिनेशन क्या है। व्हेन टू ग्रुप्स आर लॉस्ट from adjacent atoms so that a new double or triple bond is formed. जब दो अगल बगल एटम से दो ग्रुप का लॉस होता है, इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। इसको हम लोग कभी कभी 1,2 एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। और यहां पर हमने एक उदाहरण दिया, जैसे आप देख सकते हैं ए और बी एडजेसेंट एटम्स हैं, इनसे जुड़े दो ग्रुप W और X का लॉस हो रहा है। तो W और X एडजेसेंट एटम से लॉस हो रहे हैं और इनके लॉस से यहां पर मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। इसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। बच्चों, आपको बता दें इसको 1,2 क्यों बोलते हैं, आप समझ जाइए। मान लीजिए इसको आपने 1 नाम दिया, इसको 2 नाम दिया, तो एडजेसेंट पोजीशन 1,2 एलिमिनेशन। और यहां पर खास बात ये आप देख सकते हैं कि दो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहां दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं और एक आप देख सकते हैं पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो बीटा एलिमिनेशन अगल बगल पोजीशन से होता है, दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके एक पाई का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद जो एक दूसरा वैरायटी होता है, इसका नाम बच्चों होता है अल्फा एलिमिनेशन। हम लोग अधिकांश अपने एलिमिनेशन में बीटा का ही पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ जगह अल्फा एक अहम रोल निभाता है। जब हम लोग रीमर टीमर रिएक्शन पढ़ेंगे वहां पर एक इसका अहम रोल है, और भी कुछ जगह इसका अहम रोल होता है जब कार्बीन और नाइट्रीन। तो आपको ध्यान रखना है, इसको क्वेश्चन के रूप में दिया जा सकता है। अल्फा एलिमिनेशन कहां पर दिखता है, जहां पर कार्बीन और नाइट्रीन इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं। यहां क्या होता है, बोथ ग्रुप आर लॉस्ट फ्रॉम द सेम एटम टू गिव कार्बीन और नाइट्रीन। बच्चों, यहां पर एक ही एटम से दो ग्रुप का लॉस होता है। बीटा में क्या होता है, अलग अलग दो एडजेसेंट एटम से दो ग्रुप का लॉस होता है। यहां एक ही एटम से आप देख सकते हैं बी से X और W जुड़ा है, इसी से दो सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, दो सिग्मा बॉन्ड टूटता है और यहां पर ये अल्फा एलिमिनेशन होता है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आप समझें कि बीटा एलिमिनेशन में दो ग्रुप जो जा रहे थे, अब जैसे हम इसमें बीटा एलिमिनेशन पर आते हैं, यहां पर आप देखिए बीटा एलिमिनेशन में दिखाया दो ग्रुप जा रहे हैं। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे एक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जाता है। ये एलिमिनेशन की खास बात है। जैसे X आपने बोला तो X क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जा रहा है, तो W क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के जाएगा। तो इस बात को आप अहम रूप से ध्यान रखें। जो दो ग्रुप का लॉस होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जाता है और एक छोड़कर जाता है। एलिमिनेशन में भी यही चीज होती है। आप यहां देख सकते हैं कि ये जो X है ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जा रहा है और ये W है ये B के ऊपर छोड़ के जा रहा है। तो जब छोड़ के जाता है तो अगर ये कार्बन है B तो आपको कार्बीन मिलता है, और अगर नाइट्रोजन है तो आपको नाइट्रीन मिलता है। तो ये अल्फा एलिमिनेशन हो गया। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि बीटा एलिमिनेशन हम लोग को कितने डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में मिलते हैं। तो देखिए हम लोग बीटा एलिमिनेशन को मेजरली दो भाग में पढ़ते हैं।
एक बीटा एलिमिनेशन जो सॉल्यूशन फेज में होता है, एक जो गैस फेज में होता है। बच्चों सॉल्यूशन फेज में और गैस फेज में हम लोगों को लार्जली जो पढ़ना है वो सॉल्यूशन फेज में जो बीटा एलिमिनेशन होते हैं। जो गैस फेज में 1,2 या बीटा एलिमिनेशन होते हैं इनको पायरोलिटिक एलिमिनेशन बोलते हैं। बहुत कम इसका हम लोग का जो कोर्स में बहुत कम है, तो जो भी होगा हम आपको पढ़ाएंगे। 99% जो है वो सॉल्यूशन फेज में पढ़ना है। जब हम लोग सॉल्यूशन फेज की बात करते हैं, ये सॉल्यूशन फेज की अब हम लोग बात कर रहे हैं, वहां पर हम लोगों को 3 प्रकार के एलिमिनेशंस मिलते हैं। और ध्यान रखेंगे ये हम लोग सॉल्यूशन फेज की बात कर रहे हैं, यहां पे 3 डिफरेंट प्रकार के बीटा एलिमिनेशन मिलते हैं। E2 एलिमिनेशन, E1 एलिमिनेशन और E1CB एलिमिनेशन। अब देखते हैं ये तीनों क्या हैं, इनके बेसिक्स फंडामेंटल क्या हैं, इनको देखते हैं। E2 का जो नाम आप देख सकते हैं, आखिर ये नाम E2 क्यों रखा गया, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर। तो ये 2 है, ये 2 कहां है? ये बाई मॉलिक्यूलर, यानी ये जो मैकेनिज्म है ये 1 स्टेप मैकेनिज्म होता है जहां पर 2 पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 होती है और इसी को हम लोग बाई मॉलिक्यूलर बोलते हैं। यहां एक स्टेप में 2 पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इसको बाई मॉलिक्यूलर बोलते हैं, मॉलिक्युलरिटी 2 होती है। अगली चीज, जो 2 ग्रुप डिपार्ट होते हैं, हमने आपको बताया था बीटा एलिमिनेशन की खास बात है एडजेसेंट एटम से 2 ग्रुप डिपार्ट होते हैं। ये साइमल्टेनियसली जब होते हैं बच्चों, ये जो E2, E1 और E1CB है, ये जो कैटेगराइजेशन है ये निर्भर करता है जो 2 ग्रुप जा रहे हैं वो क्या साइमल्टेनियसली जा रहे हैं, कौन पहले जा रहा है कौन बाद में जा रहा है। तो 3 प्रकार की वैरायटी आती है। E2 की खास बात है जो दोनों ग्रुप है साइमल्टेनियसली जाते हैं, और एक इसमें से जो ग्रुप होता है वो होता है लीविंग ग्रुप, और एक होता है प्रोटॉन, जिस प्रोटॉन को बेस वहां से खींचकर ले जाता है। नीचे हमने आपको दिखाया है, आप देख सकते हैं ये 2 कार्बन अगल बगल लगे हैं एडजेसेंट, इनसे 2 ग्रुप अगल बगल वालों से लगे, एक से हाइड्रोजन एक से X। ये X बच्चों लीविंग ग्रुप है। क्या है? लीविंग ग्रुप है। जिसपे लीविंग ग्रुप लगा होता है, लीविंग ग्रुप कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जाता है। और प्रोटॉन कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर जाता है। तो ये लीविंग ग्रुप कहां पर लगा होता है? अल्फा कार्बन पर। और प्रोटॉन कहां लगा होता है? बीटा कार्बन पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो बेस है ये आता है और ये बीटा कार्बन के बीटा हाइड्रोजन को अटैक करता है, उसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ देता है, और ये बच्चों इन दोनों कार्बन के बीच में साइमल्टेनियसली शिफ्ट होता है, और ये जो लीविंग ग्रुप है ये बॉन्डिंग पेयर लेकर बाहर चला जाता है। तो आप अगेन देख सकते हैं यहां पर एक सिग्मा यहां से, एक सिग्मा यहां से, 2 सिग्मा सबस्ट्रेट से टूटते हैं और सबस्ट्रेट में फिर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लीविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बाहर जाता है, प्रोटॉन देकर जाता है, प्रोटॉन को बेस अब्स्ट्रैक्ट करता है, और सारे काम साइमल्टेनियसली होते हैं। तो इसको हम लोग E2 मैकेनिज्म बोलते हैं, क्योंकि यहां 2 स्पीशीज कौन है? एक जो सबस्ट्रेट था, ये जो सबस्ट्रेट है, और दूसरा स्पीशीज कौन है? ये जो बेस है। इन दोनों का साइमल्टेनियस जो है वहां पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये था। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल सारी कंडीशन जब हम लोग E2 स्पेसिफिक पर क्लासेस करेंगे तो हम वहां पर करेंगे। ये एक आपको बेसिक फंडामेंटल पर एक इंफॉर्मेशन थी। अगला जो है वो है बच्चों E1 मैकेनिज्म। E1 मैकेनिज्म का फुल फॉर्म है एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। बच्चों यहां पर खास बात, जैसे SN1 2 स्टेप प्रोसेस होता था, वैसे ही E1 भी 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप के आप देख सकते हैं ये जो कार्बन से लीविंग ग्रुप X जुड़ा है ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर डिपार्ट होता है और कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है। ये जो स्टेप होता है ये रिवर्सिबल होता है और ये स्लो होता है और रेट डिटरमाइनिंग होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसा कि SN1 में हो रहा था, वो रिवर्सिबल भी था,
स्लो भी था और रेट डिटरमाइनिंग भी था। और यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इसमें एक ही पार्टिकल का इन्वॉल्वमेंट है जो सबस्ट्रेट है, इसमें कहीं भी बेस का या दूसरे पार्टिकल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगले स्टेप में ये जो कार्बोकेटायन बना है, ठीक उस कार्बन के जो बगल वाला कार्बन है जिसको आप बीटा पोजीशन बोलते हैं, वहां से जो बीटा हाइड्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके देकर जाता है, लीविंग ग्रुप लेकर जाता है और प्रोटॉन देकर जाता है। और इस बच्चों बता दें, इस प्रोटॉन के रिमूवल के लिए कोई आप अलग से बेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आमतौर पे जो सॉल्वेंट होता है वही बेस का इस्तेमाल करता है और इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। और ये जब बीच के बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो यहां पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो ये था इवन मैकेनिज्म जो SN1 की तरह ही होता है 2 स्टेप में। पहला स्टेप कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। कार्बोकेटायन एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, इसीलिए ये एक स्लो प्रोसेस है, रेट डिटरमाइनिंग। अगले स्टेप में जो बीटा हाइड्रोजन है वो सॉल्वेंट की सहायता से निकलता है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को छोड़ के, जिसका इस्तेमाल पाई बॉन्ड बनाने में होता है। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। और यूनिमॉलिक्यूलर क्यों है? क्योंकि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वहां पर एक ही मॉलिक्यूल का इस्तेमाल हुआ है। अगला जो है वो है E1CB मैकेनिज्म। बच्चों हमने E2 में जब रिकैपिचुलेट करें, E2 में हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप एक ही साथ निकलता है। E1 में पहले लिविंग ग्रुप निकलता है फिर हाइड्रोजन निकलता है, तो 2 वैरायटी हो गई। तीसरी क्या पॉसिबिलिटी है? तीसरी है कि पहले हाइड्रोजन निकले और बाद में लिविंग ग्रुप, और ये होता है E1CB में। तो यहां पर बच्चों क्या होता है, हाइड्रोजन पहले निकलता है और बाद में लिविंग ग्रुप X निकलता है, और यहां पर कार्बेन आयन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। E2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं, E1 में कार्बोकेटायन और E1CB में कार्बेन आयन का फॉर्मेशन होता है। और ये अगेन 2 स्टेप प्रोसेस होता है। तो चलिए जरा इसके एक जनरल मैकेनिज्म की बात करते हैं। ये जो पहला स्टेप है यहां देख सकते हैं, ये अल्फा पोजीशन है जहां से लिविंग ग्रुप जुड़ा है, और ये बीटा पोजीशन है जहां से ये बीटा हाइड्रोजन है, और ये जो बेस है ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर आता है और अपने इलेक्ट्रॉन पेयर की सहायता से इस बेस को इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। और ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये अभी फ्लोट नहीं करता है क्योंकि लिविंग ग्रुप यहां पर नहीं जा रहा है, ये इसी कार्बन पर चढ़ के बैठ जाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि ये उन परिस्थितियों में रिएक्शन होता है जहां पर लिविंग ग्रुप बहुत बेकार होता है, वो छोड़ के जाने को तैयार नहीं होता है। तो यहां के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के बीच में, उनको हार के इस कार्बन पर स्टे लेना होता है, और यहां पर आप देख सकते हैं एक कार्बेन आयन का फॉर्मेशन होता है। और ये जो कार्बेन आयन इंटरमीडिएट है ये स्टेप 1 में बनता है। अगले स्टेप में जहां पर ये कार्बेन आयन, अब ये इलेक्ट्रॉन धीरे से फ्लोट करता है और ये लिविंग ग्रुप धीरे धीरे डिपार्ट करता है, और आमतौर पर ये स्लो स्टेप होता है। और यहां फाइनली लिविंग ग्रुप बाहर चला जाता है, बेकार होता है इसीलिए स्लो होता है, तुरंत नहीं जाता है क्योंकि पकड़ा रहता है, बैड लिविंग ग्रुप होता है। और फाइनली आप देख सकते हैं पाई बॉन्ड का निर्माण हुआ। यहां पर भी बीटा एलिमिनेशन क्यों है? क्योंकि अगल बगल के 2 कार्बन से एक हाइड्रोजन ग्रुप निकलता है, एक लिविंग ग्रुप, इसीलिए बीटा है। लेकिन यहां हाइड्रोजन पहले निकल के कार्बेन आयन इंटरमीडिएट देता है। अगला स्टेप में जो कार्बेन आयन है वो बहुत स्लोली धीरे से इलेक्ट्रॉन फ्लोट करता है और लिविंग ग्रुप को एक्सपेल करता है। तो अगेन ये 2 स्टेप प्रोसेस है। और इस प्रकार हमने आपको बताया कि कितने प्रकार के एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं, और हमने सबके बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में आपको यहां पर एक आउटलाइन दिया। अब एक एक हम लोग केसेस उठाएंगे, जैसे हमने E2 और पैराम उठाते हैं, इसको हम उठा के पूरा डिस्क्राइब करेंगे, किस प्रकार के सबस्ट्रेट चाहिए, किस
प्रकार के रिएजेंट चाहिए, सॉल्वेंट कैसा चाहिए, टेम्परेचर कैसा चाहिए, क्या क्या स्ट्रक्चरल वहां चेंजेस कर सकते हैं रिएक्टिविटी पर, ये सारी चर्चाएं हम लोग पूरी करेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और इसी के साथ आशा करते हैं कि आप सभी लोग मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे और इसको जो भी नीडी स्टूडेंट्स है उनके बीच में शेयर भी कर रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ बच्चों कि आप सभी अपना ख्याल भी रखें, हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।